चलिए शुरू करते हैं आज का फिर से एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं हम प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है इसमें हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर क्या है एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। इसमें दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको क्या है कंटिन्यूसली बहुत सारे सेट्स में जो है 2019 के लगभग दिया गया था, तो उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी जो जानकारी है उसको क्या है हम मौखिकली ही सीखेंगे। आप मॉडल से या फिर अगर कोई आपके पास बुक वगैरह है तो वहां से आप क्या है नोट कर लें, नहीं तो नोट करने की कोई आवश्यकता वैसे मेरे एग्जाम में नहीं आएगा, बस सिर्फ क्या है आपको जानना जरूरी होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे धीमे धीमे करके हम शुरू करेंगे प्रकाश की तरंग प्रकृति। क्या शुरू करने वाले हैं? प्रकाश की तरंग प्रकृति। ओके, प्रकाश की तरंग प्रकृति। और यहां से फिर जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां से हमारा नया शुरू होता है। ठीक है, हाँ, तो अभी हम बात करते हैं कि प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या है। पहले सबसे पहली बात तो यह है कि प्रकाश क्या है ये जान लेते हैं। प्रकाश हाई स्कूल अगर आपने अच्छे से किया है तो आप ये जानते होंगे कि हाई स्कूल क्या है और प्रकाश क्या है ये आप जानते होंगे कि प्रकाश क्या है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है, और जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्या है देख पाते हैं, वो प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश क्या होती है? टाइप ऑफ द एनर्जी। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है ऊर्जा है जो हमारे दूसरी वस्तुओं को क्या है देखने में सहायता करती है, लेकिन स्वयं कभी दिखाई नहीं देती। जो दिखता स्वयं नहीं दूसरों को दिखलाता है, ऊर्जा का वह स्वरूप प्रकाश कहलाता है। ठीक है, स्वयं नहीं दिखता लेकिन क्या है वो दूसरी वस्तुओं को देखने में क्या है सहायता करता है। अब ये नहीं सोचें कि प्रकाश हमें दिखाई देता है, हम देख रहे हैं बाहर प्रकाश है, इधर ये है, वो प्रकाश नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं कि बाहर परछाई है, जहां प्रकाश नहीं है वहां पर अंधेरा है, और जहां प्रकाश है वहां की वस्तुएं आपको क्या है दिखाई दे रही हैं। ऐसा ऐसा है, बाकी इसमें और भी कोई अगड़म झगड़म या और कोई अन्य चीज क्या है यहाँ पर नहीं। ओके, तो प्रकाश तो आप जान गए कि प्रकाश क्या है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है जागृत करती है। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश के गुण की। प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, और ये भी आप हाई स्कूल से पढ़ के आए होंगे कि ये क्या है प्रकाश के गुण है। प्रकाश के गुण क्या है? नंबर एक तो क्या होता है ये प्रकाश सरल रेखा में चलता है। किसमें चलता है? सरल रेखा में चलता है। जैसे टॉर्च है, अगर हम टॉर्च को क्या है ऐसे करके लाइट से मारे तो एकदम से सीधी जाती है, तो ये क्या है प्रकाश एक सरल रेखा में चल रहा है। ठीक है, नंबर दूसरा, प्रकाश जो होता है निर्वात में भी चल सकता है। किसमें भी चलता है? निर्वात में गमन कर सकता है। ठीक है, निर्वात में भी चल सकता है, इसे चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो कितनी होती है? प्रकाश में निर्वात की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर क्या है ये प्रति सेकंड जो है चलता है। तो प्रकाश क्या है बहुत तेज गति से क्या है चलता है, और प्रकाश से जो गति है इसको c से प्रदर्शित किया जाता है। c बराबर क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दुनिया में कोई भी जो चीज है वो प्रकाश की गति से क्या है तेज नहीं चल सकती। प्रकाश की गति क्या है एक लिमिट है हमारे यहाँ पर गतियों की, कि इस गति से ज्यादा तेज ये गति नहीं हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चौथा, प्रकाश जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी कि प्रकाश जो है वो किससे मिलके बना होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मिलके बना होता है, ऐसा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, पांचवा जो नंबर है इस वैद्युत चुंबकीय तरंग वाले की बात हम बाद में करेंगे। पांचवा नंबर है प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश किसी चिकने तल से टकरा के क्या है वापस लौट आता है। ठीक है, छठा नंबर है कि प्रकाश जो होता है उसका अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन समझते हैं कि प्रकाश अगर किसी पारदर्शी माध्यम पे डाला जाता है, किस पे डाला जाता है? किसी पारदर्शी माध्यम पे डाला जाता है तो प्रकाश क्या है उसमें होके पार निकल जाता है। तो किसी अगर उसमें डालते हैं, हम किस में डालते हैं? किसी अपारदर्शी माध्यम पे डालते हैं तो प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं। प्रकाश का क्या होता है? व्यतिकरण भी हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यतिकरण हो जाता है, विवर्तन हो जाता है। प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश में विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, साथ ही क्या होता है? ध्रुवण होता है। साथ ही क्या होता है? इसमें ध्रुवण होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। क्या दिखाता है प्रकाश? प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है ये प्रकाश जो है दिखाता है। कौन कौन को? व्यतिकरण को दिखाता है, विवर्तन को दिखाता है, ध्रुवण को दिखाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपकी जी क्या प्रकाश के गुण हो गए। ठीक है,
अब इसमें आप कहेंगे व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, ध्रुवण क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इन चीजों के बारे में तो हम जानते नहीं है। तो आगामी जो वीडियोस बनेंगी ये एक क्या है, यहाँ पर 12th क्लास में चैप्टर है, व्यतिकरण नाम से अलग है, विवर्तन नाम से अलग है, ध्रुवण नाम से अलग है, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, अलग है। और ये सारी चीजें मिलकर क्या है, प्रकाशिकी में आती है। जैसे परावर्तन हमने समझा था, अपवर्तन हमने समझा था, वैसे ही क्या है यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है इसमें पूरी कंप्लीट होकर के आएगी। तो ये हो गया प्रकाश के गुण, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। प्रकाश की प्रकृति का मतलब है प्रकाश है क्या चीज, जो प्रकाश आता है वो क्या है। इस चीज के आधार पर जो है हम यहाँ पे समझने वाले हैं। प्रकाश को समझाने के लिए दो सिद्धांत हैं। प्रकाश को समझाने के लिए क्या है, दो सिद्धांत हैं। एक तो है न्यूटन का कण का सिद्धांत और दूसरा है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है। प्रकाश किससे मिलकर बना हुआ है, प्रकाश कैसे चलता है, इसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, इस चीज को समझाने के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दो सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की कौन, प्रकृति, ठीक है। तो प्रकाश की क्या है, प्रकृति है, ओके। प्रकाश की प्रकृति, तो प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति होती है। नंबर एक इसमें होता है क्या, एक तो है इसमें न्यूटन का कण का सिद्धांत। पहले कौन सा है, न्यूटन का कण का सिद्धांत है, ठीक है। मॉडल में मिलेंगे तो टॉपिक आप पढ़ लेना, वैसे मैं समझाई दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो थ्योरी एग्जाम में आएगी मैं उनको क्या है यहाँ पे लिखवाऊंगा भी, और उनपे क्या है मोड डिस्कशन भी करेंगे हम, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अगर हम पूरा लिखाएंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी और आपको भी क्या है दिक्कत बढ़ जाएगी। तो हम वेरी वेरी इंपोर्टेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फिर इंपोर्टेंट पे फोकस कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपसे तो ये तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्या है और भी सोर्सेस के क्या है अपना अध्ययन तो बनाए रखें, क्योंकि कोई भी चीज क्या है संपूर्ण नहीं होती है। तो वीडियो क्लास ना हमारी न किसी यूट्यूब पर क्या है कोई कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं होती है, ठीक है। हाइगेंस का कौन सा, तरंग सिद्धांत, ठीक है। हाइगेंस का क्या है, तरंग सिद्धांत है। तो दो सिद्धांत इसको समझाने के लिए दिए गए, एक तो न्यूटन का कण का सिद्धांत दिया गया और दूसरा कौन सा दिया गया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत दिया गया। यानी कि जो प्रकाश है, प्रकाश की ड्यूअल नेचर होती है। प्रकाश की क्या होती है, ड्यूअल नेचर होती है, यानी कि प्रकाश तरंग भी होता है और प्रकाश क्या होता है, कण भी होता है। दोनों ही प्रकार के तरीके से क्या है ये प्रकाश जो है चलता है, तरंग से भी चलता है और साथ साथ किससे भी चलता है, कण में भी चलता है। दोनों ही ये अपने आप में गुण है, इसलिए इसका डबल रोल है, ड्यूअल नेचर है, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऐसी होती है जिसको समझ पाना क्या है काफी कठिन होता है। दो ड्यूअल नेचर में क्या है, आप सोचेंगे ये है और फिर सोचेंगे वे है, यानी कि दोनों में क्या है काफी कंफ्यूजन रहता है। कुछ चीजें उस नेचर से व्यक्त की जाती है और कुछ चीजें क्या है उस नेचर से व्यक्त की जाती हैं। तो उसका क्या होता है, डबल रोल होता है। क्या होता है, डबल रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूटन का कण का सिद्धांत क्या है। न्यूटन का कण का सिद्धांत, इसने अपने सिद्धांत में क्या माना था, ठीक है। न्यूटन का कण का सिद्धांत क्या है, इसने न्यूटन ने ये कहा, जो न्यूटन का कण का सिद्धांत है ये न्यूटन ने दिया था। और ये न्यूटन का कण का सिद्धांत 1675 में दिया था। कितने में दिया था, 1675 ईस्वी में दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो इन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो क्या होता है, छोटे छोटे अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। ये जो प्रकाश होता है, इन्होंने क्या कहा कि ये किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। और ये जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, प्रकाश की किससे चलते हैं, प्रकाश की गति से चलते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो कण हैं ये क्या होते हैं, प्रकाश की गति से चलते हैं। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या है ये चल लेते हैं, ठीक है। इन प्रकाश कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। इन और साथ ही साथ क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा भी क्या है होती है। तो ये जो कण है यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, प्रकाश के कण जो आ रहे हैं। ऐसा कहा इन्होंने कि जो प्रकाश आता है वो किसके रूप में आता है, कणों के रूप में आता है। और ये कण जब किसी वस्तु से टकराते हैं, वहां से टकरा के हमारी आंख में आते हैं, तो हमें क्या होती है, वो वस्तु दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो न्यूटन ने तो ऐसा माना कि ये किसके आधार पर चलता है, कण का सिद्धांत के आधार पर चलता है, ठीक है। तो इसके आधार पर क्या है, ये जो प्रकाश है ये क्या होता है, 7 रंगों का होता है। प्रकाश कितने रंगों का है, वैसे दृश्य प्रकाश जो है 7 रंग होते हैं दृश्य प्रकाश में। तो इसका मतलब है कि जो प्रकाश कणिकाएं हैं वे कैसी होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, भिन्न भिन्न आकार की और भिन्न भिन्न क्या है रंगों की हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से ये समझिएगा कि न्यूटन ने ये कहा कि जो प्रकाश है वो किसके आधार पर चलता है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के से मिलकर के बना है। और वो सूक्ष्म कण क्या है, प्रकाश के रूप में क्या है चलते हैं, ठीक है। प्रकाश का निर्माण ऐसे बता दिया कि प्रकाश किसके आधार पर चलता है, कण के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, कण के रूप में चलता है, ठीक है। प्रकाश क्या है, कण के रूप में चलता है, मुख्य रूप से मोटा फैक्ट इसका है रूप में चलता है, ठीक है।
इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पाठ पढ़ रहे हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रकाश की तरंग प्रकृति को पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति, दूसरा जो सिद्धांत है वो हाइगेंस ने दिया। दूसरा सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। हाइगेंस का क्या है? हाइगेंस का है तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का क्या है? तरंग सिद्धांत है। ठीक है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस ने यह माना कि जो प्रकाश है वो किसके आधार पर चलता, किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। उन्होंने, न्यूटन ने तो कहा कि कणों से मिलकर बना है, कणों के रूप में प्रकाश जो है एक जगह से दूसरी जगह चलता है। लेकिन हाइगेंस ने क्या कहा? हाइगेंस ने कहा कि जो प्रकाश है वो किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, चलिए, तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि प्रकाश जो है वो किसके रूप में चलता है? प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ऐसा इसने माना। ठीक है, तरंगों के रूप में चलता है, चलता है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है किसने दिया? ये हाइगेंस ने दिया। किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। और हाइगेंस ने कौन सी सन में दिया था? ये 1678 ईस्वी में दिया। किसमें दिया? वो 1675 ईस्वी में। उसके बाद हाइगेंस ने दिया था कौन सा? 1678 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में दिया। ठीक है, और ये कहाँ के थे? पोलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? पोलैंड के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या है ये दिया था। अब इन्होंने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन जब प्रकाश तरंगें चलती हैं तो प्रकाश तरंगों के चलने के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि तरंगें जो होती हैं वे बिना माध्यम के नहीं चलती। तो इन्होंने क्या है? एक माध्यम बताया। इन्होंने क्या है? एक सर्वव्यापी माध्यम बताया। सर्वव्यापी का मतलब हर जगह पर है। जैसे भगवान कहते हैं कि भगवान हर जगह पर है, तो वैसे ही काल्पनिक रूप से इन्होंने कहा एक काल्पनिक और सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की। इन्होंने बताया कि हर जगह पर क्या है? ईथर उपस्थित है। हर जगह पर क्या उपस्थित है? ईथर उपस्थित है। तो इन्होंने क्या है? काल्पनिक, इन्होंने एक काल्पनिक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की। ठीक है, काल्पनिक सर्वव्यापी माध्यम। ठीक है, काल्पनिक सर्वव्यापी माध्यम ईथर। ये वो वाला ईथर नहीं है जो केमिस्ट्री वाला है। ये क्या है? एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की। ये क्या होता है? ईथर में न तो वजन होता है, ये क्या है? न तो जगह घेरता है, न ही इसमें वजन होता है, न ही क्या है ये कोई आंखों से हमें दिखाई देने वाली चीज है। ये हर जगह पर है। ठीक है, भगवान की तरह क्या है? हर जगह पर है। तो प्रकाश जो है वो किस में चलता है? ईथर में चलता है। जो तरंगे हैं वो किस में चलती हैं? ईथर में चलती हैं। किसमें चलती हैं? ईथर में चलती हैं। ठीक है, तो इन्होंने तरंग सिद्धांत के आधार पर यह समझाया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है, और तरंगें चलने के लिए क्या होता है? वहां पर हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्होंने क्या किया? एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना कर ली। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने? ये बताया कि जो ईथर है वो कैसा होता है? भारहीन है। ईथर कैसा है? ईथर के गुण बताए। इन्होंने कहा कि ईथर भारहीन है। कैसा है? भारहीन है। ठीक है, भारहीन है, तथा दिखाई नहीं देता। दिखा इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। ठीक है, दिखाई भी क्या है? नहीं देता। और हर जगह पे ये क्या है? जा सकता है, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? काफी कम होता है। हर चीज में क्या है? ये प्रवेश कर चुका है। हर चीज में है, हर जगह पर है। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश की जो तरंगें हैं वो किसमें चलती हैं? ईथर में चलती हैं। और ईथर में कितनी चाल से चलती हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या है वो चलती हैं, जैसे कि प्रकाश चल के आता है। तो प्रकाश ईथर में चलता हुआ आता है, और जब ये प्रकाश तरंगें किसी माध्यम से टकराती हैं, यानी किसी वस्तु से टकराती हैं, जब ये प्रकाश किरणें क्या होंगी? किसी वस्तु से टकराएंगी, तो उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों में आती हैं। जब हमारी आंखों में आती हैं तो वो वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश से ही हम देख पाते हैं। तो कोई भी प्रकाश जो है चल के उस ईथर में होकर के उस वस्तु से टकराता है। फिर वस्तु से टकराने के बाद क्या है? वहां से हमारी आंखों में आता है, और हमारी आंखों में क्या बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है, और हमें क्या होती है? वो वस्तु दिखाई देती है। इस तरीके से इन्होंने क्या है? अपनी ये कल्पना मान ली। ठीक है, इस तरीके से क्या मान लिया इन्होंने? अपनी ये कल्पना मान ली। अब आ जाते हैं, अब अपने टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आगे बढ़ेंगे, और यहां से अब शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से जो मैटर है वो आपको समझने वाला है। इसमें जो अब आगे की चीजें हैं वो 3 ही टॉपिक होंगे। इसमें क्या होंगे? 3 टॉपिक होंगे। और वो 3 टॉपिक क्या होंगे? वो होंगे, पहला तो होगा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लगाते रहें इसको। ठीक है, नोट करते रहें और ज्यादा फोकस करें, क्योंकि फिजिक्स का जो सिलेबस है, कवरेज है, वो थोड़ा सा टेढ़ा महसूस होता है। क्योंकि कभी कभी क्या है, ऐसा भी हो जाता है कि जो आने वाला है वो नहीं आता, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो नहीं आने वाला है वो भी आ जाता है।
तो इसमें थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, सभी सब्जेक्ट्स में है लेकिन एक पेपर क्या है ऐसा आउट होता है। 7 मतलब 5 पेपर हैं आपके सब्जेक्ट के, तो उसमें से एक पेपर क्या है आउट मिलेगा आपके लिए, जो क्या होगा आपको पता नहीं किसका हो, हिंदी का, बायो का या फिर किसका होता है, कठिन होता है वो काफी ज्यादा, ऐसा नियम है इसका, ऐसा अक्सर देखा गया है, ऐसा अक्सर क्या है पाया गया है। चलिए अब यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे किसकी, यहाँ पे तरंगाग्र, पहली हेडिंग है हमारी क्या, तरंगाग्र, ठीक है, क्या है, तरंगाग्र। तो तरंगाग्र को हमें समझना है क्योंकि हम तरंगाग्र शब्द का क्या है कई बार उपयोग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कई बार उपयोग करेंगे। तो ये है किसी माध्यम में समान कला में रहने वाले कणों को मिलाने वाली रेखा तरंगाग्र कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंगाग्र कहलाती है। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वे क्या कहलाती है, तरंगाग्र। यानी कोई भी माध्यम है उसमें जो कण क्या है समान कला में है, तो समान कणों को, कला में जो कण हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वे क्या कहलाती है, तरंगाग्र कहलाती है। तरंगाग्र यही है, आगे और समझेंगे इसके बारे में। अभी यहां पढ़ रहे हैं हम हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या है, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत की, हाइगेन्स की जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं उनका सिद्धांत क्या है, तो वो पढ़ रहे हैं। तो क्या है वो, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से, इसके 3 मेन पॉइंट हैं, जो हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है उसके 3 मेन पॉइंट हैं और इनको क्या है हमें याद करना है और समझना है, ठीक है। पहला, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें उत्सर्जित होती हैं, अगर कोई माध्यम है, अगर उसमें से तरंग स्रोत है कोई भी, तो उसमें से तरंगें उत्सर्जित होती हैं, तो स्रोत के चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं। तो स्रोत के जो चारों ओर के कण हैं वे क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र हम पहले भी लिखवा चुके हैं, यहां से भी आप याद कर सकते हैं कि माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, वो तरंगाग्र कहलाता है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है, अगर तरंग स्रोत कैसा है, बिंदुवत है, तो तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय होगा। और अगर स्रोत से बहुत दूरी पर यह तरंगाग्र कैसा है, समतल हो जाता है। तरंग स्रोत अगर बिंदुवत है तो कैसा होता है, तरंगाग्र गोलीय है, और अगर ये क्या है आगे पहुंच जाता है तो कैसा होता है, फिर ये लगभग समतल हो जाता है, ठीक है। ये कैसा हो जाता है, लगभग समतल हो जाता है। तो कंपन की समान कला में होते हैं तो वो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो जाता है, ठीक है। नंबर दूसरा, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। जब तरंगाग्र पर कोई, तरंगाग्र जो होता है उस पर जो कोई माध्यम है उस पे जो कण है वो क्या है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है, जिनसे नई तरंगिकाएं निकलती है। जिससे क्या होता है, नई तरंगिकाएं निकलती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। ये माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। ये जो होती हैं ये क्या करती हैं, माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस तरीके से पहला तरंगाग्र बढ़ रहा था, ठीक है। इस तरीके को ऐसे समझ सकते हैं कि पोखर है, पोखर में एकदम साफ पानी भरा हुआ है, उसमें अगर हम पत्थर मारते हैं तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है, गोला बन जाता है, ठीक है। तो जो उछरा उछरा सा भाग होता है, आप तरंगें देखते होंगे उसमें बनती हुई, तो जो उछरा सा भाग होता है, उभला सा भाग होता है, वो क्या होता है, तरंगाग्र होता है। अब वहीं से आप क्या देखेंगे कि फिर और तरंगें निकल के जाती हैं, उसमें से, उसी में से क्या निकलती हैं, और तरंगें निकल के जाती हैं। वे तरंगें क्या होती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं, जो कि कहां से निकली होती हैं, पहली तरंग से निकलती हैं। और वो तरंगें भी क्या होती हैं, आगे की तरफ ऐसे ही बढ़ती हैं। तो उसमें अगर हम क्या फेंकते हैं, अगर कोई कागज का टुकड़ा फेंकते हैं तो वो क्या है, ऐसे ऐसे करते हुए क्या है हमें वहां पे दिखाई देगा, और ज्यादा बड़ा उसमें क्या है वो दिखाई देने वाला, जो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो सिर्फ वहीं पे ऐसे करेगा, आपको लगेगा तरंग आगे बढ़ रही है, लेकिन वो क्या है ऐसे नहीं, उस पे क्या है सिर्फ माध्यम के कण वहीं पे क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, ठीक है। तो तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के जो कण होते हैं वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे क्या होती है, नई तरंगिकाएं निकलती हैं, जिनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं, और ये क्या करती हैं, प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं, इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। नंबर तीसरा आता है, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन तरंगिकाओं का एनवलप खींचा जाए। अगर मान लीजिए कोई तरंग है वो आगे बढ़ रही है, तो उसके तरंगाग्र पर अगर एनवलप खींचा जाए, एनवलप का अर्थात
अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए वृत्त खींचे जाए, उनको क्या किया जाए, vt यानी कि v चांद से वो आगे चल रही है तो v गुणा t यानी कि समय और vt दूरी का वृत्त अगर खींचा जाए, अगर कोई तरंगाग्र है, जैसे ये तरंगाग्र बीच वाला है, अगर इस पर क्या है vt दूरी का क्या खींच दिया गया है, यहाँ पर हमने एक वृत्त खींच दिया गया है, तो यह एनवलप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये जो तरंगाग्र है, ये जो क्या है, क्या करता है, तरंगाग्र की नई स्थिति को क्या करेगा, ये प्रदर्शित करेगा, तरंगाग्र की क्या करेगा, एक नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जब इसको यहां से लेकर v और t दूरी का अगर हम एनवलप खींचते हैं, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई तरंगिकाओं का एनवलप खींचा जाए, अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए वृत्त खींच दिए जाए, तो वो एनवलप जो होता है उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इसमें क्या करेगा, नई तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये यहाँ पर पुरानी स्थिति है और यहाँ पर क्या है, इसकी ये नई स्थिति है। ठीक है, इसके बाद यहां तक ही हम इस वीडियो में क्या है, यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें दो टॉपिक रह जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनकी थ्योरी जो है काफी लंबी चौड़ी है, उसमें थ्योरी है और थोड़ा सा फैक्ट लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें क्या लगा हुआ है, फैक्ट लगा हुआ है, तो आप उसे क्या है, मॉडर्न से पढ़ें, आपको 100% मॉडर्न या किसी अन्य स्रोत से क्या है, आप उसे कंप्लीट करेंगे, ये आपका होमवर्क समझ लीजिएगा, वो आपको करना होगा। ठीक है, क्या हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर क्या है, एक तो आपको परावर्तन की व्याख्या समझनी है, वहां पर परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, इसके आधार पर क्या है, परावर्तन की व्याख्या, और दूसरा आप क्या करेंगे, अपवर्तन की व्याख्या समझेंगे। ठीक है, वहां पर क्या समझेंगे, अपवर्तन की व्याख्या। क्यों समझेंगे, ये आपको समझना है, वीडियो तुरंत देखने के बाद आपको ये कंप्लीट करना है, तभी नेक्स्ट आगे की वीडियो को आप क्या है बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो इसमें क्या है, थ्योरी है, आप इसकी थ्योरी को याद कर लें, इसका जो चित्र है वो कैसे बनेगा ये याद कर लें, और इसके बाद में एक दो चीज को रट लें, आप इसे आराम से कर देंगे, इसमें कोई फैक्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या है, इसमें लवेड़ना है, इसमें क्या है, लवेड़ना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है, वो भर जाएगा बोर्ड वगैरह, तो और क्या है, समझने में भी क्या है काफी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप क्या है, खुद से इसे समझ जाएंगे आराम से, नहीं भी समझ आए कोई बात नहीं, आप इसे रट लेना है, इसका चित्र आपको याद कर लेना है, इसकी थ्योरी भी आपको याद कर लेनी है, और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप क्या है, हमें ये बताएं कि हाँ हमारी समझ में नहीं आया, तो फिर हम क्या है, इसका कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम नया टॉपिक चालू करेंगे।